पिछले लेक्चर में मैंने डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी आपको बताने का प्रयास किया था। आज उसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू करती हूँ और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के ऊपर हम आते हैं। मैंने जो आपको परिभाषा दी थी सैम्पल की कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल आर्थ। उससे बहुत सारी चीज़ें विषय क्षेत्र की दृष्टि से हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य एक ऐसा केंद्र है, मध्य में स्थित है, जो एक तरफ अपने नेचर से प्रभावित होता है और नेचर को स्वयं की क्रियाओं द्वारा भी प्रभावित करता है। इस तरीके से इसमें आपके दो मेन फैक्टर हो जाते हैं। एक तो आपका अनरेस्टिंग मैन और दूसरा आ जाता है आपका अनस्टेबल अर्थ। इन दोनों का जो बीच का जो रिलेशन होता है वो आता है आपका चेंजिंग रिलेशन। मतलब मानव अपनी क्रियाओं द्वारा किस तरीके से पृथ्वी में अर्थ सरफेस में जो चेंज लाता है, जो परिवर्तन लाता है, वो उसका अध्ययन हम स्कोप ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम एक तथ्य से इससे समझ सकते हैं कि मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ये हमारा अर्थ सरफेस है और इस पर आपका ये हिली एरिया है, ये माउंटेन है और ये प्लेन एरिया है और ये आपका तो दिस इज ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है, मैदान और समुद्र। हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो निरंतर चलती रहती हैं, चाहे वो आपकी इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा हो, चाहे वो आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा हो। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर उठती है तो उसका कटाव भी निरंतर होता रहता है। तो जब उसके बीच में जो अनाच्छादन या जो मौसमी जलवायु तत्व होते हैं, उन जलवायु तत्वों के द्वारा ये पर्वतों का कटाव होता है और वह मलबा जो आता है वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो करके सी लेवल में पहुंचता है और ये सी लेवल पुनः वापस जाकर के धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करता है और यही वापस में जाकर समुद्र तली भर करके ऊपर उठ जाती है, पर्वतीय क्षेत्र नीचा हो जाता है। तो इस तरीके से एक उत्थित भूखंड नीचा होता है और एक निम्न भूखंड ऊपर उठने का प्रयास करता है। यही हमारी चेंजिंग रिलेशनशिप है और इसमें सबसे जहाँ एक और नेचर का रोल होता है, वहीं दूसरी ओर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी रोल होता है, क्योंकि ह्यूमन भी अपनी जैसे जैसे प्रगति करता है उसकी जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो सतह में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। वैसे तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है बहुत ज़्यादा व्यापक है, लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उसको सीमित करने का प्रयास किया है और कुछ तो यहाँ तक आ गए हैं कि कुछ वैज्ञानिक तो उसको बताते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ द अर्थ, कुछ का मानना है कि साइंस ऑफ द इंटरडिपेंडेंस, और कुछ इसको साइंस ऑफ द रीजनल स्टडी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से मतलब काफ़ी सीमित करने का प्रयास किए थे। कुछ वैज्ञानिक तो कहते हैं कि केवल जो मानव भूगोल है केवल भूमि का या अर्थ का पृथ्वी का विज्ञान है। कुछ कहते हैं ये अंतर संबंधी विज्ञान है और कुछ का कहना है कि ये केवल
क्षेत्रीय जो अध्ययन होता है उस क्षेत्रीय अध्ययन से संबंधित विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन हम अगर ये माने तो ये तीनों ही चीज़ें कुछ सीमा तक सही भी है, लेकिन फिर भी मानव भूगोल का जो क्षेत्र इससे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। और इसीलिए मैं यहाँ कार्ल रिटर की एक डेफिनेशन देती हूँ, और उस डेफिनेशन से बहुत कुछ हमारी ये समझ में आ जाएगा कि मानव भूगोल का एक्चुअली में जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है वो मुख्य बिंदु है क्या। भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करता है, और मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करता है। ये जो डेफिनेशन है वो कार्ल रिटर की है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हमें सिर्फ इसमें दो ही चीज़ दिखाई देती है, भूमि और मानव। मानव की क्रियाएं, मानव किस तरह से भूमि को या अर्थ सरफेस को प्रभावित करता है, और किस तरह से अर्थ से सरफेस से खुद उसके अर्थ सरफेस की द्वारा खुद को प्रभावित करता है, और अपनी क्रियाओं द्वारा उसमें किस तरह से वो चेंज लाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पारस्परिक सहयोग के बिना, किसका पारस्परिक सहयोग, मनुष्य और मानवीय क्रियाओं का, मानव पारस्परिक सहयोग के बिना एक दूसरे के प्रभावों से संबंधित स्वरूपों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हम इंडिया को ही ले लें, हम ज़्यादा आगे की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी उच्चावच देखने को मिलते हैं। यहाँ हिली एरिया भी, माउंटेन एरिया भी पाया जाता है, और प्लेन एरिया भी यहाँ पाया जाता है, पठारी क्षेत्र भी यहाँ पाया जाता है, कोस्टल एरिया भी यहाँ पाया जाता है, और क्या कहते हैं यहाँ पर डेजर्ट एरिया भी पाया जाता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो डेजर्ट एरिया में जहाँ वर्षा बहुत सीमित मात्रा में होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। हिली एरिया में जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, उच्चावच बहुत अधिक होता है, पर्वतीय कटाव सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मानव वहाँ भी रहता है, मनुष्य वहाँ भी अपनी क्रियाएं करता है, उसका खान पान सारी चीज़ें वहाँ भी चलती हैं। जिस तरह से एक डेजर्ट एरिया में मानव की क्रियाएं चलती हैं, ठीक उसी तरह से एक हिली एरिया में भी मानव अपनी क्रियाओं को संपादित करता है। लेकिन दोनों की क्रियाओं में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी उस भूदृश्य के हिसाब से कुछ अलग हो जाता है। जैसे हम एक मैप में मैं समझाने का प्रयास करती हूँ।
ये आपका पूरा का पूरा जो एरिया माना जाता है ये आपका हिली एरिया है। दिस इज एन एरिया। मानचित्र में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे इंडिया के अंतर्गत अभी मैं 3 चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ। एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र और तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब ये हम तीनों चीज़ों को देखेंगे तो तीनों क्षेत्रों में मानवीय क्रियाएं अलग होंगी। भूमि का जो अर्थ सरफेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो एकदम अलग होगा, वहाँ के जो भूदृश्य हैं वो एकदम अलग होंगे। यहाँ पर मनुष्य ने पर्वतों को काटकर सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया। और वहाँ पर फल और सब्जियों की पैदावार की। लेकिन जहाँ एक और वनस्थलीय क्षेत्र है, चूँकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, वर्षा की बहुत न्यूनता होती है, तो वह मनुष्य कुछ एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य कभी भी शांत नहीं बैठता। जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है वो निरंतर प्रयास करता रहता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करता रहता है। तो यहाँ पर उसने इस डेजर्ट एरिया में बहुत सारी ऐसी बहुउद्देशीय योजनाएं निर्मित की और उनके निर्माण के माध्यम से जल से सिंचाई करके आज यहाँ पर वो मोटे अनाजों की खेती करता है। और इस क्षेत्र को उसने बहुत कुछ सीमा पर बहुत कुछ मात्रा में उस डेजर्ट को उसने धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया है, उसकी विस्तृतता को रोकने का प्रयास किया था। यही जहाँ पर ये आपका जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, वर्षा भी अच्छी मात्रा में होती है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पर अच्छी तरह से मानव का जो अर्थव्यवस्था पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में डेजर्ट एरिया की क्षेत्र की तुलना में काफ़ी विकसित होती है। यहाँ पर मनुष्य फिर भी यहाँ वो चेंज करता है और वहाँ पर एक विकसित प्रकार से विकसित कृषि करके अपना जीवन यापन करता है। तो ये तीनों चीज़ों का अगर हम अध्ययन करें तो तीनों में ही हमें विविधता देखने को मिलती है। तीनों जगह हमारे भिन्न प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। इन्हीं भूदृश्यों का जो निर्माण हुआ है वो केवल मानवीय क्रियाओं द्वारा हुआ है, लेकिन मानव स्वयं कुछ नहीं कर सकता। मानव को उसमें प्रकृति के साथ भी उसको एक एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। बिना प्रकृति के सहयोग के वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के भूदृश्य निर्मित करता है और वहाँ पर अपनी भूमि में या वहाँ के धरातल में परिवर्तन करके एक नई अर्थव्यवस्था का या फिर नए भूदृश्य का निर्माण करता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर हम मानव भूगोल का विषय क्षेत्र देखें तो हम उसको मानव को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो स्कोप है, उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो मानव है और मानव के द्वारा ही सारी गतिविधियाँ हमारे अर्थ सरफेस के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि हम ये कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि वातावरण एक ऐसा रंगमंच है जिस पर मानव समूह अपनी क्रियाओं के माध्यम से एक नाटक खेलता है और मानव भूगोल का अतः मानव इसका प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। अगर हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मानव की क्रियाएं नहीं है तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र से कोई संबंध ही नहीं होता। इस दृष्टि से मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इसकी पूरी अगर छानबीन की जाए और उसकी घटनाओं का मुख्य कारण का पता ज्ञात किया जाए तो ये हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है
जिसमें पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप। अब वो धरातलीय स्वरूप कौन से हैं? पर्वत हैं, पठार हैं, या प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, या तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। और घटनाएं, अब वो घटनाएं हमारे पृथ्वी सतह पर हमेशा से होती आ रही, कभी चाहे वो अंतर्जात बल के द्वारा हो, चाहे वो बाहरजात बल के द्वारा हो, चाहे वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा हो, विभिन्न प्रकार की घटनाएं भी होती रहती हैं, जिसमें मेन जो रोल होता है, एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है, उनके द्वारा जो भूदृश्य निर्मित होते हैं, उन संबंधों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि समस्त पृथ्वी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है, और इस संपूर्ण पृथ्वी का जो संबंध होता है वो मनुष्य के द्वारा ही क्रियान्वित होता है। इसलिए हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को एक डायग्राम द्वारा और क्लियर कर सकते हैं। एनवायरमेंट, अदर्स रीजन, सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को लेते हैं। दूसरा हमारा जो सेकंड फैक्टर होता है वो है ह्यूमन ग्रुप, और तीसरा होता है अदर्स रीजन, और चौथा होता है रीजनल पैटर्न। एनवायरनमेंट, ह्यूमन ग्रुप, मानव समूह एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, और एनवायरनमेंट ह्यूमन ग्रुप को प्रभावित करता है, और इन दोनों के प्रभाव के कारण जो चीज़ बनती है वो है एक रीजनल प्रादेशिक प्रतिरूप, और ये प्रादेशिक प्रतिरूप अदर्स रीजन को प्रभावित करता है, और अदर्स रीजन रीजनल पैटर्न को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इन सारे स्ट्रक्चर से दो चीज़ें निर्मित हो जाती हैं। एनवायरनमेंट और ह्यूमन ग्रुप के द्वारा जो निर्मित होता है वो है आपका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, मतलब मनुष्य और वातावरण। हर जगह का वातावरण अलग होता है, और वातावरण अलग होने के कारण वहाँ पर जो ह्यूमन बॉडीज होती है उसकी क्रियाएं भी उसी एनवायरनमेंट से प्रभावित होती चली जाती है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में एक अलग प्रकार का पारिस्थितिकी
रिलेशन बन जाता है मानव और वातावरण के द्वारा। जब ये दोनों फैक्ट आपस में प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को इंटर रिलेटेड करते हैं, तो इसके द्वारा एक स्पेशियल रिलेशनशिप बनती है किसके बीच, एक रीजन से दूसरे रीजन के प्रति। इस प्रकार अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो इस पूरे डायग्राम के माध्यम से मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और उसमें 4 फैक्ट जो आते हैं वो हमारे सामने आते हैं। और वो 4 फैक्ट हैं, नंबर 1 पहला है आपका प्रादेशिक वातावरण, और दूसरा आता है आपका मानव वर्गों का पारिस्थितिकी संबंध। तीसरा जो एलिमेंट हमारे सामने आता है वो है आपका प्रदेशों का प्रारूप, और चौथा जो आ रहा है वो है निकल के प्रादेशिक पारस्परिक प्रतिक्रियाओं। तथा उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन। मतलब ये है कि इसमें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक वातावरण, प्रादेशिक वातावरण से मतलब है उस क्षेत्र के क्लाइमेट या उस क्षेत्र की नेचर के द्वारा एक जो विशेष प्रकार का वातावरण तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल हम टुंड्रा क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, और हम इधर डेजर्ट एरिया में आ जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो ये जो हर प्रदेश के अनुसार जो वातावरण बनता है, जो रिलेटेड होता है आपका फिजिकल फैक्टर्स द्वारा और ह्यूमन फैक्टर्स के द्वारा, तो उसका अध्ययन करना है इस मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है मानव वर्गों का पारिस्थितिकी संबंध। पारिस्थितिकी निर्मित होती है एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडीज के माध्यम से। तो ये सेकंड जो स्टेप आता है कि मानव भूगोल का हम जो प्रादेशिक वातावरण बनना है उससे एक इकोलॉजिकल स्थिति पैदा होती है। उस इकोलॉजी के साथ ह्यूमन वर्ग का क्या रिलेशन है। तीसरा है कि इन दोनों के जब इकोलॉजी बनती है, ह्यूमन वर्ग उससे कनेक्टेड हो जाता है, मानव बॉडीज उसके कनेक्टेड हो जाती है, अपनी एक्टिविटीज अपनी क्वालिटीज के द्वारा एक विशेष प्रकार का कोई भूदर्शी तैयार करता है, तो उसके माध्यम से एक अलग प्रकार के प्रदेश का प्रारूप बनता है, निर्माण होता है। जैसे सपोज करो कि हम कोस्टल एरिया में चले जाएं तो कोस्टल एरिया का जो प्रारूप है बिल्कुल अलग होगा, जबकि हम एक प्लेन एरिया में चले जाएंगे तो उसका जो प्रारूप होगा बिल्कुल अलग होगा। दोनों की कल्चर अलग हो जाएगी, दोनों की अर्थव्यवस्था अलग हो जाएगी। जब अर्थव्यवस्था अलग होगी, वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज अलग होगी, तो उसका ढांचा बिल्कुल अलग हो जाएगा। प्रदेशों का प्रारूप एकदम एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रादेशिक पारस्परिक। अब जब प्रादेशिक वातावरण का निर्माण होता है तो उस प्रादेशिक वातावरण के परिणाम स्वरूप जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं एक दूसरे के माध्यम से, और उस पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से जो स्थानिक संबंध बनता है, उस स्थानिक संबंध का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ों से हाँ ये क्लियर हो जाता है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हालांकि बहुत बड़ा है, हम उसको सॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना भी आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम क्षेत्रीय
दृष्टि से उसका अध्ययन करेंगे, उसका विषय क्षेत्र बदलता ही चले जाएगा, क्योंकि मानव भूगोल के हम इसके आधार पर विषय क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दें तो ये क्लियर हो जाता है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी सतह पर निवास करने वाले मानव समूहों का प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रीय विविधता बतलाते हुए अध्ययन किया जाता है। और क्षेत्रीय विविधता नेचुरली डिपेंड करता है ऑन द नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी। थैंक यू।